तो हमारी अगली क्लास है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश। तुगलक वंश को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया आपका दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखे थे लोधी वंश को। लोधी वंश जो कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। उसके बारे में हम लोगों ने आगे वाली क्लास को देख लिया। यदि वह क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने जितने आपके लोधी वंश से जो प्रश्न बन सकते थे, एक मिनट, हाँ, हमने उतना जो है कि कवर कर दिया। उससे ज्यादा बाहर आपसे तो तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम लोग पहले ले रहे हैं किसको? तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक वंश में जो देखिए हर वंश में एक जो है कि बड़ा शासक होता है जिसने अपने साम्राज्य का अधिक डेवलप किया हो, विकास किया हो। उसके समय में कुछ ऐसी नीति, आर्थिक स्थिति, सैन्य प्रशासन, तो उसने अधिक जो है कि विकसित किया होगा। तो उसके बेस पर हम लोग केवल जो बड़े सुल्तान होते हैं हम लोग केवल उसको ज्यादा उस पर फोकस कर दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग तुगलक वंश में, तुगलक वंश का जो शासन काल है 1320 से 1414 तक। पहले गुलाम वंश, ठीक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, सॉरी हाँ, गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये जो है कि तीसरे नंबर पे जो है कि तुगलक वंश है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 1320 से 1414 ये शासन काल है किसका है? तो तुगलक वंशों का है। तुगलक वंशों का, तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। शॉर्ट नाम में इसको जो है आप याद कर सकते हैं। चीजें जो है कि वही है, बस आपको एक बार इसको सुनना पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। जीएसटी, एक जीएसटी होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, लेकिन यह जो है कि जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुगलक वंश में पढ़ रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक था। इसकी उपाधि थी गाजी मलिक। गाजी मलिक की उपाधि जो है कि ये किसकी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की थी। एक अन्य उपाधि जो है कि मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी जो है कि एक गयासुद्दीन तुगलक की क्या है? उपाधि है। चलिए इसको समझते चले गए तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसकी उपाधि थी, इसकी उपाधि थी गाजी मलिक की और मलिक उल गाजी। दो उपाधि है, मलिक मलिक उल गाजी और एक जो है कि मलिक गाजी। केवल देखिए ये मलिक गाजी है, इसमें मलिक है, इसमें मलिक है, बस केवल इसमें चेंज क्या हो गया है? तो उल लग गया है, उल लग गया है तो मलिक गाजी, मलिक उल गाजी। ये दोनों जो उपाधियां हैं गयासुद्दीन तुगलक की है, जिसे शॉर्ट नॉम में जीएसटी कहेंगे। इसका देखिए अभियान ये भी करता है। ये अभियान जो है कि हर सुल्तान जो है कि अभियान अभियान करता ही है, उस चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि ये साम्राज्यवादी विचारधारा है। साम्राज्यवादी विचारधारा है तो लोग जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये जो है कि अभियान किया जाता है। ठीक, तो इसने अभियान किया था तिरहुत विजय। ये अभियान कर जो है कि गयासुद्दीन तुगलक ये तिरहुत विजय करता है। ये मिथिला आपका बिहार में पड़ता है, मिथिला आपका जो है कि बिहार में पड़ता है। तो वहां से यह अभियान जो है कि कर लौट रहा था और इसकी मृत्यु होती है 1325 में। इसका रीजन क्या था कि जो तिरहुत अभियान से जब ये लौट रहा था
गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था तो इसने अभियान जाने से पहले इसको पता लगा कि जो आपका ये बर्नी, ठीक, बर्नी जो है कि एक जो है कि इन्हें कहा गया कि आप जो है कि जब मैं अपने इस अभियान से, तिरहुत अभियान से मैं वापस लौटूं तो बर्नी का एक कथन है, ये बर्निस जो है कि कहता है कि जब तक मैं अभियान से लौट कर आ रहा हूं तब तक आप जो है कि बर्नी से कहिए कि वह क्या आकर हाजिरी लगाए, कि जो कि दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं बर्नी। तो इनका जो है कि यही बोलते हैं कथन कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ऐसा इन्होंने एक श्राप दिया, इसको कह सकते हैं कि शराब जो है कि शराब को पीने वाला नहीं, ठीक है, ऐसा श्राप दिया गया कि इन्होंने बोला कि दिल्ली अभी दूर है। जब ये अभियान पे गए थे गयासुद्दीन तुगलक तो तिरहुत विजय करके लौट रहे थे, तो जो कि जौना खान जो कि एक लकड़ी का महल बनाया था, तो उस अभियान से लौट कर जो है कि उस अभियान से लौट कर उसी में जो है कि ये आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तो उसी समय जो है कि वह महल गिरा धड़ाम से और मोहम्मद बिन तुगलक सॉरी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यह जो है कि इनका एग्जाम में बहुत बार बनता है कि दिल्ली अभी दूर है, यह किसका कथन है, किसके लिए बोला गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए। किसने बोला था, तो बर्नी, इतिहासकार है बर्नी, इनका पूरा नाम जियाउद्दीन बर्नी। एक और इतिहासकार थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये लोग सूफी संत हैं। तो निजामुद्दीन औलिया, इनका एक कथन है कि जो गयासुद्दीन तुगलक का महल था, गयासुद्दीन तुगलक का जो महल था उसे ये कहते हैं कि कोई टकटकी लगा कर जो कि देख नहीं सकता। टकटकी का मतलब समझते हैं, चश्मा, कोई चश्मा लगा कर जो कि इतने बड़ी ऊंची महल को देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पर जो है कि सूर्य की रोशनी सबसे अधिक थी, इसलिए कोई देख भी नहीं सकता था उसको चश्मा लगा कर, ठीक, देखता था तो उसकी आंखें चुनरा जाती। असल नहीं कहते हैं कि धुंधला हो गया, आंख खराब हो गई। इसलिए एक इतिहासकार थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा कि जो गयासुद्दीन तुगलक का महल था इतनी तेजी से वह चमकता था कि कोई टकटकी लगाकर भी देख नहीं सकता था। ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। तो ये हो गया आपका जो है कि हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे जिसमें सबसे बड़ा शासक था तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका बचपन का नाम था जौना खां, बचपन का नाम जौना खां, जिसे लोग मूल नाम इसको सॉरी ये मूल नाम था आपका जौना खां, जिसका प्यार से नाम नहीं बुलाते थे अबुल मजहिद, अबुल मजहिद, जो किसका नाम था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक का एक बचपन का नाम था। तो क्या नाम था, मूल नाम जो था जौना खां। इसका राज्याभिषेक होता है, ये राज्याभिषेक कहाँ कराता है, तो जो बलबन के द्वारा बनवाया गया था आपका लाल भवन, लाल भवन में जो है कि इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ये मेरा भी मार्कर है कि किस मार्कर से लिख रहे हैं, तो रेड मार्कर से। ये आगे चलकर ब्लैक हो गया क्योंकि इसमें से रेड इंक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यह जो है कि लाल भवन में इसका राज्याभिषेक होता है। इसका जो शासन काल है 1325 टू 1351 तक। ये जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका राज्याभिषेक होता है लाल भवन में और बलबन द्वारा जो निर्मित था उसी में जो है कि ये करवाता है।
बलवान वही है जो लव और रक्त की नीति का पालन करता था। ठीक, इसके जो गुरु थे, जैसे आपके भी कोई टीचर होंगे जिनसे आप पढ़ते होंगे, ठीक, आपके भी गुरु है, मेरे भी गुरु है, इनके भी गुरु रहे होंगे जिनसे आप प्रशिक्षण लिया करते थे। समय समय पर क्या योजना बनानी चाहिए, कैसे पथ मार्गदर्शन करना चाहिए, तो इसको समझाने वाले थे कौन थे? तो कुतलुग खान। कुतलुग खान ये क्या थे? तुगलक वंश के टीचर थे। किनके? मोहम्मद बिन तुगलक के। इनका पालन पोषण जो है कि सैनिक के भांति जो है कि हुआ है। सबसे ज्यादा जो है कि सैन्य अभियान करने वाला था तो MBK था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सैन्य की भांति जीवन व्यतीत करने वाला था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने एक नया विभाग बनवाया था। इसने एक नया विभाग बनवाया था। इसने एक नया विभाग बनवाया था, लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत में ये पहला सुल्तान था तो गयासुद्दीन तुगलक। इसने नहर का निर्माण करवाया। ठीक, इसने नहर का निर्माण करवाया था तो GST मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। यह बताएं कि नहर किस लिए गया, नहर का निर्माण किस लिए करवा रहा है? भाई नहर का निर्माण करवा रहा है तो इसका कोई उद्देश्य होगा, ताकि प्रजा को इसका लाभ मिल सके। तो कृषि करने के लिए, कृषि, तो इसने जो कि कृषि इसने कृषि का जो कि कृषि की तरफ इसका आर्थिक स्थिति कृषि की तरफ इसका ज्यादा लगाव था, इसलिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। कहा कि जो नहर बनेगी, हाँ, उस नहर के माध्यम से जो है कि जहां पे पानी की सुविधा नहीं है, जल की सुविधा नहीं है कृषि करने के लिए, तो वहां तक जो है कि जल के नहर खुदाई जाएगी, उसके माध्यम से जो है कि वहां पे कृषि की जाएगी। यह जो है कि GST अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की नीति थी। इसने अकाल संहिता भी लागू किया था। भाई अकाल संहिता भी लागू करेगा, क्यों? कभी बाढ़ आ जाए, कृषि हो रही है, कभी बाढ़ ही आ जाए, जैसे वर्तमान समय में बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है तो फसल जो है कि नुकसान हो जाते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ज्यादा नदियों के किनारे जो है कि उपजाऊ मिट्टी होती है भाई, दोआब वाले क्षेत्रों में, दोआब वाले क्षेत्र में जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, तो वही जो है कि दोआब होता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, यहाँ पे जो कृषि की जाती है वो उपजाऊ होती है। तो भाई बाढ़ आ भी सकता है, ठीक, और बाढ़ आने का रीजन क्या है? इसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि सारे जो शहर है वह नदियों के किनारे बसते जा रहे हैं। नदियों के किनारे शहर जो है कि बसते जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं। तो इसका एक कारण यह भी है बाढ़ आने का। तो इसने अकाल संहिता लागू किया, कभी फसल नष्ट हो जाए, कभी फसल बर्बाद भी हो जाए, तो उतना जो है कि किसान कहाँ से टैक्स कर आपका चुकाएगा, भू राजस्व कैसे देगा? इसलिए जो है कि इसने नहर का निर्माण करवाया ताकि कृषि जो है कि नहर के माध्यम से हो सके। इसने 56 कोट भी एक महल बनवाया था और इसने मसाहत जो है कि भूमि पैमाइश करवाया। इसने मसाहत जो है कि क्या था, तो भूमि की पैमाइश करवाया, उसके हिसाब से जो है कि आपका कर लगेगा। ठीक, इसके हिसाब से जो है कि इसने मसाहत जो है कि भूमि पैमाइश से उसको इसने लागू करवाया। उसमें वही क्या रहेगा कि भूमि पर कितना टैक्स है, ये जमीन किसके नाम है, इसकी बटाई कैसे होगी, यही सब जो है कि उसमें क्या था, ब्यौरा लिखा जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका मसाहत। इसने भूमि की पैमाइश करवाई और अकाल संहिता भी इसने लागू किया था, क्योंकि अकाल पड़ता है।
ठीक, अकाल भी पढ़ता है, लेकिन प्राचीन काल में एक पुस्तक है जो कि मेगास्थनी की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें उसने बताया है कि कभी अकाल पड़ा ही नहीं है, भारत में कभी अकाल पड़ा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है कि कभी अकाल न पड़ा हो। ठीक, अकाल न पड़ा हो, अकाल पड़ा था, मगध में अकाल पड़ा था, इसने अकाल संहिता को लागू किया था, क्योंकि मुसीबत जब अकाल पड़ेगा तो भैया राजस्व से आप जो कि प्रजा की रक्षा के लिए आप क्या देंगे, सहायता देंगे। ये जो है कि जीएसटी था, तो हम यहाँ पे देखिए भाई, इसने तो नहर का निर्माण करवाया था, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक होता है तब इसने एक विभाग बनवाया, दीवान ए अमीर कोई, दीवान ए अमीर कोई, यह विभाग जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो नहरों के लिए व्यवस्था किया था आपका जीएसटी गियासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन दीवान ए अमीर कोई जो कृषि विभाग था, कृषि से संबंधित तो उस पर क्या किए जाएंगे विचार विमर्श, जो भी नियम कानून आपका बनेगा वह उसको दीवान ए अमीर को ही बनाएगा, उस पर लोगों की नियुक्ति भी हुई। और उसने जो है कि क्या दीवान ए अमीर को ये क्या था, कृषि विभाग था, कृषि विभाग था। ये जो है कि प्रश्न में बना है बहुत बार कि दीवान ए अमीर को ही, यह विभाग का सृजन, विभाग का गठन किसने किया, तो गियासुद्दीन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अब इसका देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि इसका सूफी संत और हिंदू जो संत थे उनके साथ इनका जो है कि संपर्क कैसा था, व्यवहार कैसा था, बिहेवियर कैसा था, एमबीटी का। सूफी संतों के साथ इनका एक थे सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी दरगाह कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का बहराइच में, जहाँ पे इनके नाम पर भी मेला लगता है, सैयद सलार मसूद गाजी, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर यह जो है कि गया था, यात्रा किया, दर्शन वर्शन किया, उनकी दरगाह पे गया था और कुछ वहां पे मरम्मत भी करवाए होंगे, भाई ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो वहां पे इन्होंने गए और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर, एक जो है कि बहराइच में पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश, बहराइच जिला है, वहां पे जो है कि ये पड़ता है, इनके नाम पर मेला भी लगता है वहां पर। ये भी प्रश्न में जो है कि यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और एक हिंदू संत थे जिनका नाम, ये हिंदू संतों के इसका जो कि व्यवहार क्या था, तो इसने सती प्रथा पर, जो सती प्रथा चल आ रही थी तो उस पर जो कि इसने रोकने का प्रयास किया था, रोकने का प्रयास किया था, पूर्ण रूप से नहीं। ठीक, इसने केवल प्रयास किया था कि यह सती प्रथा रुक जाए, लेकिन चलते चलते 1829 तक आई, जब पुनर्जागरण का उदय हुआ, राजा राम मोहन राय आते हैं, तब जाकर यहाँ पर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से देखी 1829 में सती प्रथा खत्म हो जाती है, कानून बना और धीरे धीरे समाप्त हो गई हो गया। इसने केवल रोकने का प्रयास किया था। माउंट आबू जो जो ये जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है, माउंट आबू आपका राजस्थान में, माउंट आबू जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, यहाँ पर जो कि इसने दर्शन किया, वह जैन धर्म का क्या तीर्थ स्थल, तो वहां पर भी इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने गया था और इसने होली भी खेला और इसने गंगा जलपान भी किया था, रोज जो है कि गंगा जल मंगवाता था और पीता था इसका। ठीक, इसने एक इसने जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है कि दो विद्वान आते हैं जो कि जिन प्रभासूरी और राजशेखर, जिन प्रभासूरी यह जो है कि जैन धर्म
के उपासक थे। यह जैन धर्म थे, सॉरी, यह जैन थे और यह बौद्ध थे। जिन प्रभावशाली और राजशेखर, इनका जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वागत किया था, आइए हमारे दरबार में, हमारे महल में पधारिए। प्रमुख जो है कि अभियान और उसके समय में जो विद्रोह हुए थे और उसके जो है कि स्थापत्य कला, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे हम लोग शॉर्ट नेम में कहते हैं कि GST। और अगला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या, तो इसके प्रमुख जो कि अभियान थे, इसमें भी सुधार क्या किया था अपने शासन के समय में, विद्रोह, और इसका जो कि प्रमुख अभियान। ठीक, इसका जो कि सबसे ज्यादा अभियान दक्षिण भारत में थे। भारत के सबसे ज्यादा इसने अभियान, सॉरी, जो विद्रोह हुए थे सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत से हुआ था इसका अभियान, इसका विद्रोह। इसमें देखिए आपके दक्षिण भारत में थे, बहमनी साम्राज्य था आपका। इसी के समय में विजयनगर आपका साम्राज्य स्थापित हो जाता है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो जाता है और बहमनी साम्राज्य भी। ठीक, तो यह जो है कि विजयनगर जो साम्राज्य स्थापित होता है, यह प्रश्न में बना है कि जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, इस समय जो है कि दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, तो इस समय जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था 1336 में। विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी स्थापना हरियर और गुप्ता, दो भाइयों ने मिलकर जो कि विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करते हैं। और अवध, अवध ये तो आप देखेंगे उत्तर भारत में था, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि जो अवध था, यहाँ से विद्रोह करने वाला था कोई, तो आइन उल मुल्क था। आइन उल मुल्क था, यह क्या था, सूबेदार था अवध का, अवध का सूबेदार था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह विद्रोह करता है, तो उस समय जो है कि इससे ज्यादा खुश होकर, प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना अनमोल रत्न घोषित कर दिया। ये जो है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध के किस सूबेदार को अपना अनमोल रत्न घोषित किया। ठीक, और देवगिरी अभियान, देवगिरी अभियान इसका जो कि अंतिम अभियान है। इसमें देवगिरी जो है दौलताबाद जो कि दिल्ली से अपनी राजधानी बन जाती है, दौलताबाद। तो यह जो कि वही दौलताबाद है, वही देवगिरी है, जहां से यह जो कि अपने प्रशासन में जो अधिकारी थे उन्हें कहा गया था कि अपनी जनता को जो है कि यह लेकर कहा गया, पहले तो राजधानी थी आपकी दिल्ली, सेंटर में दिल्ली था, तो दिल्ली से इसने कहा कि चलो हम राजधानी अब लेकर चलते हैं कहाँ पे, दौलताबाद, देवगिरी। और अपने पुत्र के नाम पर ही जो है कि खिजर खां जो कि इसका पुत्र था, इसी के नाम पर जो है कि दौलताबाद का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। पहले दौलताबाद था, बाद में खिजराबाद कर दिया। तो दौलताबाद ये अपनी राजधानी को ले जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, चलिए देखिए, इसके दरबार में जो है कि एक विद्वान, एक कवि जो है कि रहते थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन इसके दरबार में एक कवि थे। बरनी जो है कि इनके दरबार में जो है कि 17 वर्षों तक रहा था।
17 वर्षों तक जो है कि बरनी इनके दरबार में रहता था और इनकी जो पुस्तक है तारीख ई फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, ये बरनी की पुस्तक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की जो स्थापत्य कला है, इसने श्रीनगर बसाया, श्रीनगर बसाया और राय पिथौरा किला जो कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कि निर्मित एक क्या था, एक भवन था या एक कह सकते हैं किला था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो इसके समय में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे 34, टोटल जो कि 34 विद्रोह हुए थे। और 7 तो अन्य में चला जाएगा, आपका उत्तर भारत में, आपका पूर्वी और पश्चिमी भारत में चला जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत से हुआ है। एक सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत से हुआ है और दक्षिण भारत में प्रथम विद्रोह हुआ था तो बहाउद्दीन गुरसास्प, बहाउद्दीन गुरसास्प जो है कि 1336 में इसने दक्षिण भारत में इसके विरुद्ध जो है कि विद्रोह किया था। अंतिम करने वाला था कोई तो तगी था, तगी 1351 में करता है। 1351 में जो है कि इसकी मृत्यु भी हो जाती है आपकी मोहम्मद बिन तुगलक की। ये हो गया आपका विद्रोह। अब इसमें देखिए प्रमुख ये अभियान करता है, इसने मंगोल अभियान किया था कि चलो हम लोग मंगोल पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। और प्रथम मंगोल और अंतिम मंगोल आक्रमणकारी कोई था, इसके समय में दिल्ली सल्तनत में प्रथम मंगोल और अंतिम मंगोल कोई आक्रमण करने वाला आया था तो तरमाशीन खान, तरमाशीन खान जो है कि यह प्रथम और अंतिम जो है कि मंगोल था जिसने आक्रमण इसके विरुद्ध में किया गया था। इसका खुरासान अभियान था, इसका नेतृत्व करने वाला था कोई तो मलिक खुसरो था। मलिक खुसरो जो है कि इसको हरा देता है और जो है कि एक कांगड़ा विजय जो है कि कांगड़ा क्षेत्र को जीत लिया जाता है 1337 में खुरासान अभियान के दौरान। कराजान या कराची अभियान, दक्षिण भारत का विजय, देख रहे हैं ना, दक्षिण भारत में विजय सबसे ज्यादा 34 जो है कि इसमें विद्रोह हुआ था, कुछ विद्रोह को जीता कुछ विद्रोह को नहीं जीता। इसने अपने प्रशासन में सुधार करने के लिए इसने कहा कि भैया जीएसटी ने तो नहर बनवा दिया था, अब ये क्या किए थे, नए विभाग जो है कि दीवान ए अमीर को ही विभाग जो है कि इसने स्थापित किया था, कृषि से संबंधित था। और इसका हम लोग देख रहे हैं कि ये द्वाब जो दो नदियों वाला बीच का जो क्षेत्र होता है, ठीक, उसे हम लोग द्वाब कहते हैं, वही जो है कि द्वाब होता है। उपजाऊ मिट्टी होती है तो यहाँ पर कृषि जो भूमि थी वह अनाज अधिक उपजाऊ करते थे। तो यह सोचा कि इसमें जो है कि हम लोग टैक्स को वृद्धि कर दें, कर वृद्धि कर दें, वृद्धि कर दिया भाई। देखिए इसको जो ये 5 योजनाएं थी ये फेल हो गई थी, 5 योजना फेल हो गई थी। और राजधानी परिवर्तन, इसमें दिल्ली से राजधानी कहा कि चलो चलते अब दौलताबाद, फिर दौलताबाद से पुनः यह राजधानी दिल्ली लेकर आता है, ठीक। और एक सांकेतिक मुद्रा, यह जो कि मुद्रा ढालने की या जो सांकेतिक मुद्रा थी, इसने कहा कि भैया मुद्रा को ढाला जाएगा और मुद्रा के जो ढालने की जो उपकरण थे वह आम जनता के पास भी चला गया। अब भाई आम जनता के पास जब चला गया तो सरकार की अब कौन सुनेगा भाई, राजा से अमीर भी जनता हो गई, तो जनता आपकी बात कहाँ सुनेगी। इसलिए जो है कि सांकेतिक मुद्रा फिर अपनी प्रजा अपनी जनता से कहा कि भैया आप लोग जो सिक्के ढाले हैं वह जो है कि सिक्के लेकर आइए और उसके बदले में आप जो है कि चांदी का सिक्का ले जाइए। तो ऐसे जो है कि ये योजनाएं फेल हो गई। और खुरासान अभियान, कराची अभियान, खुरासान अभियान ये क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि रास्ता कठिन था,
कई दिनों तक सेना जो है कि इसी तरह पड़ी थी, खर्चा उसका दिया जा रहा था, पैसे उसकी व्यवस्था सब कुछ हो रही थी, लेकिन यह सेना जो है कि अभियान करने गई ही नहीं। कराची अभियान, यह भी जो है कि अभियान जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कि सुधार प्रमुख अभियान, इसके समय में विद्रोह दक्षिण भारत और उत्तर भारत के। ठीक, ये हो गया आपका गयासुद्दीन तुगलक। अब इसके बन जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। जो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, तो आज जो है कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो फिरोज शाह तुगलक तक, या फिर फिरोज शाह तुगलक तक हम लोग आ गए हैं। इससे पहले हमने आपको तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो हमने जो है कि लगभग जो है कि 2 सुल्तानों को इस पर वीडियो बना दिए हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। कोई भी किसी भी आपकी जो है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उतना देख लेंगे, उतना हमारा जो चला है आपका, उसको देख लेंगे, तो उसमें जो है कि सारी चीजें जो है कि कवर करने की जो है कि कोशिश की जाएगी, ताकि उसमें सारा मटेरियल आ जाए आपका, जो कि उतना से आपका क्या आ जाए, काम चल जाए। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक, जिससे हम लोग 60 नाम जो है कि 60 नाम का यूज कर रहे हैं, या फिरोज शाह तुगलक। इसकी आत्मकथा है, जो कि स्वयं जो कि अपनी आत्मकथा लिखता है, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही। यह देखिए, ये एक जो है कि इसके समय में देखेंगे हम लोग, ये यह जो है कि वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने अशोक के अभिलेख जो है कि स्तंभ अभिलेख थे, जो जो पिलर पे लिखे जाते थे, वो अभिलेख, जिस पर 7 लेख लिखे गए थे, वह लेख जो है कि यह फिरोज शाह तुगलक या फिर अपने शासन काल के दौरान जो है कि दिल्ली मेरठ वाला अभिलेख और दिल्ली टोपरा वाला अभिलेख जो है कि दिल्ली में लाता है और उसे लगवा देता है। एक जो है कि दिल्ली जो टोपरा वाला आपका लेकर आया था, टोपरा से लेकर आया था। देखिए उसमें टोपरा में यह विद्वानों मतभेद, कोई इतिहासकार बताता है कि जो दिल्ली टोपरा है वह हरियाणा के अंबाला जिला में है, जहाँ पे पुष्यभूति वंशों ने राज किए थे, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। तो कोई इतिहासकार कहता है कि यह जो है कि हरियाणा के अंबाला जिला टोपरा गांव में था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि यह सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, जो कि वहां से जहाँ पे खिजराबाद आपका पड़ता है, वह जो कि सहारनपुर से लेकर गया था। इससे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, केवल आपसे प्रश्न यही बनेगा कि वह कौन शासक था जो मध्यकाल में था, उसने जो फिरोज शाह तुगलक, वह कौन शासक था जिसने अशोक के अभिलेख को मेरठ से दिल्ली लाया था। एक और था टोपरा वाला, वो भी आपका दिल्ली ले गया था। अच्छा, ये हो गया आपका अभिलेख, ये फिरोज शाह तुगलक। यह जो है कि वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने यह अभिलेख तो ले जाता है, मेरठ वाला लेकर गया 1750 में। ठीक, 1750 में जो है कि उसे लेकर गया, लेकिन उसको वह जो अभिलेख है मेरठ वाला, उसे खोजने का काम कौन करते हैं, तो टी फेनथेलर जो है कि अशोक के जो स्तंभ लेख थे उसे जो है कि खोजने का काम कोई किए थे, तो टी फेनथेलर ने 1750 में जो कि इसे खोज दिया गया था। अब बात हो गई कि अब जब खोज दिया गया, तो एक इन्होंने पढ़ा नहीं था, पढ़ने का मतलब कि शायद इन्हें जिस भाषा में यह लिखा गया था उस भाषा का इन्हें ज्ञान नहीं था। ठीक, अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी, इपिग्राफी जो है कि क्या कहलाता है, इसमें हम लोग अब अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। कौन से अभिलेख किस भाषा में, अरामेइक है, यूनानी भाषा है, ठीक, ब्राह्मी भाषा है, किस भाषा में लिखी गई है, तो उसका अध्ययन हम लोग एक जो है कि इपिग्राफी, उसमें हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो जब दिल्ली टोपरा से जब दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक, तो उसी स्तंभ अभिलेख को जो कि पढ़ा गया है, और पढ़ने का जो काम करते हैं जेम्स प्रिंसेप 1837 में, लगभग जो है कि 70 साल के बाद जो है कि इसे पढ़ा गया। 70 लगभग जो है कि 80 के पास में देखेंगे तो पढ़ा गया। इतना साल के बाद जो है कि वो अभी दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख को पढ़ा जाता है। उसमें अशोक ने क्या अपने प्रशासन के बारे में ब्यौरा लिखा था प्रजा के हित के लिए, यह सारी जो है कि व्यवस्था अभिलेख में लिखाई जाती है। अभिलेख लिखने की जो प्रथा थी, प्रथा शुरू हुई है तो
अशोक के समय ही हुई थी भाई। अशोक ने ही जो है कि शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख लिखवाना शुरू करता है। चलिए देखिए, हो गया आपका शिलालेख, हो गया ना। देखिए अब ये फिरोज शाह तुगलक जो है कि श्रमिकों के लिए और दासों के लिए इसने दीवान ए बंदगाह जो है कि इसने एक विवाह बनवाया। और स्त्रियों, अनाथ स्त्रियों और विधवा महिलाओं के लिए भी जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि अच्छा कार्य किया था। उनके लिए जो है कि दीवान एक खैरात विभाग जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। और दासों, श्रमिकों के लिए, गुलामों के लिए जो है कि इसने, इसके समय में 1,80,000 गुलाम थे। 1,00,000, 1 मिनट ठीक। तो 1,00,000 जो है कि 80,000 इसके पास गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के। कितने गुलाम थे? 1,80,000। तो उनके लिए जो है कि एक विभाग बनवाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगाह। दीवान ए बंदगाह जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने यह जो है कि विभाग बनवाया था। उन्हें वेतन भी देता था, भत्ता भी देता था, उनसे जो है कि काम भी करवाता था, प्रशिक्षण भी दिया करता था। उन्हें किसी युद्ध में लेकर जाना होता तो वो लेकर चला जाता था, क्योंकि भाई प्रशिक्षण दिया गया उन्हें। ठीक, ये जो है कि फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक जो है कि इसने, हाँ इसकी अब देख लेते हैं कि धार्मिक नीति कैसी थी। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति हमने देखा, और गयासुद्दीन तुगलक की धार्मिक नीति, और मोहम्मद बिन तुगलक की जो है कि देखा हम लोगों ने। ठीक, और जो है कि इसकी जो धार्मिक नीति थी, यह किसी धर्म को जल्दी नहीं मानता था, ये मानता था केवल किसी को। तो सबसे जो है कि ज्यादा इसके समय में देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखिए, इसने मंदिर को भी नष्ट कराया था आपका, जिसमें बनारस का था और नागरकोट का जो मंदिर था उसे यह जो कि नष्ट करवा दिया था। इसने शरिया कानून को राज्य का शासन आधार बनाकर जो कि शासन करता है, और इस्लामी नीति का जो कि इस्लाम का यह सबसे ज्यादा समर्थन करता था। इस्लामी परंपरा, इस्लामी जो नीतियां थी उनके जो है कि अनुसार अपने साम्राज्य का प्रशासन चलाता था। इसने दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान है जिसने अपने आप को स्वयं को नायब खलीफा घोषित किया था। नायब खलीफा घोषित किया स्वयं को। सुल्तान जो कि यह दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान था, ऐसा इतिहासकार एक बोलते हैं जिसका नाम है बर्नी। बर्नी इतिहासकार है जिसने बोला है कि यह दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान था कोई, तो फिरोज शाह तुगलक था। यह यस ठीक। ठीक, तो आपको समझ में आ रही होगी, समझ में आएगा भी। 2-4 बार देख लेंगे तो आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आत्मनिर्भर बनिए, और अपने ज्ञान की जो कि आत्मनिर्भरता के अनुसार जो कि आप आगे बढ़िए। सेल्फ स्टडी अच्छी है, बस उसमें क्या लगेगा, सेल्फ स्टडी में आपका वक्त लगता है। और आपका किसी चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे या किसी संस्था के माध्यम से जाकर तैयारी करते हैं तो उसमें जो है कि समय कम लगेगा। बर्नी कहता है कि यह दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान था। ठीक, किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक या फिर को। यह जो है कि कुलीन, देखिए अमीर और सेना को इसने जो है कि अपने प्रशासन में वंशानुक्रम कर दिया। मतलब यह कि जो सेना में भर्ती है उसी के वंश को जो है कि सेना में भर्ती किया जाएगा। और इसने एक और परंपरा लागू कर दिया है, वंशानुगत जो है कि जिसके अमीर जो है कि प्रशासन में है तो उन्हीं को जो है कि प्रशासन में नियुक्ति होगी भैया। तो देखिए वंशानुक्रम इसने सिद्धांत को लागू कर दिया। कुलीन सेना, उच्च वर्ग और सेना, वंशानुक्रम में जो है कि इसे लागू किया था। 1 सेकंड में चलिए ठीक। तो जो है कि ये हो गया आपका। और इसका जो कि शासन काल जानते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा ही, भ्रष्टाचार तो होगा ही भैया, भ्रष्टाचार होगा ही। ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं ना, जो सेना आपने तो भैया वंशानुक्रम जो कि अपने प्रशासन में ले रहे हैं, तो उसमें जो भी जैसा भी होगा आप उसे ले लेंगे भाई आप। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक, उसके लिए पढ़ाई होती है, पेपर होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब इंटरव्यू होता है, तो जाकर आप प्रशासन में घुसते हैं। ठीक, तो ये वर्तमान की स्थिति है। लेकिन इसके समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया था,
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी का साम्राज्य था, इसी का शासनकाल कहा जाता है। किसका? फिरोज शाह तुगलक था। हमने आपको बता दिया कि धार्मिक नीति क्या थी। इसने बनारस और नागरकोट जो मंदिर था उसे जो कि तोड़ने का इसने काम किया था और तोड़ भी दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की अगली जो है कि भू राजस्व नीति, जो टैक्स था, इसकी जो है कि 24 जो प्रकार के जो टैक्स थे, कष्टदायक जो टैक्स थे, उसे इसने समाप्त कर दिया। इसने समाप्त कर दिया कि 24 जो कष्टदायक जो टैक्स है उसे मैं खत्म करता हूँ, अर्थात फिरोज शाह तुगलक मैं घोषित करता हूँ कि 24 प्रकार के जो टैक्स थे उसे मैं खत्म कर रहा हूँ। खत्म तो किया, बात तो सही है, लेकिन 4 इसने जो है कि टैक्स को छोड़ दिया, मतलब कि लागू भी किया 4 को। जजिया जकात, जजिया जकात, खुम्स खराज, ठीक, जजिया जकात खुम्स खराज, इसने 4 टैक्स को लागू कर दिया था। ये जानते हैं ना, एक और जो है कि इसके बारे में जो है कि प्रश्न में बनता है बहुत बार कि यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। हमने देखा ना कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहर का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद हमने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा, उसने कृषि के लिए जो है कि एक विभाग बनवाता है, जिसका वह विभाग था आपका दीवान है, यह जो विभाग बनवाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि दीवान ए, जिसका एक विभाग है वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको अभी बता रहे हैं आपको। आप भी जो कि जानते हैं तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी, और अपने आप को भी थोड़ा सा जांच लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक। तो इसने जो है कि 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया भैया, लेकिन 4 प्रकार के टैक्स को लागू कर देता है। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। जो खराज और जजिया था, खराज और जजिया, यह जो है कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। भारतीय मुसलमान नहीं थे, तो वह गैर मुसलमान थे जो है कि उनसे यह खराज और जजिया, खराज और जजिया, ये जो 2 टैक्स जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे लागू किया था तो गैर मुसलमानों को, बाकी खुम्स और जकात ये मुसलमानों पर जो है कि लागू हुआ था, ठीक। हाँ, और देखिए प्रश्न में यह भी बना है कि जजिया और जकात यह जो है कि धार्मिक कर था। इसके जो है कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करना कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जजिया और जकात जो कि यह धार्मिक कर था जो कि आपको देना ही देना था। गैर है और गैर नहीं भी है तो भी जो है कि उसे देना पड़ता था। यह क्यों? धार्मिक टैक्स जो कि है थोप दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने थोप दिया था कि आपको देना ही देना है, इसके लिए आप कोई रास्ता नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तो धार्मिक जो है कि टैक्स था। और हमने बता दिया आपको कि यह सिंचाई पर जो है कि दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम सुल्तान है जिसने सिंचाई पर जो है कि टैक्स लिया था, सिंचाई पर भी इसने टैक्स लगा दिया था। इसने दीवान ए बंदरगाह जो कि विभाग बनवाया था श्रमिकों और गुलामों की देखभाल करने के लिए। हाँ देखिए, तैमूर लंग जो कि यह चंगेज खां का अपने आप को वंशज बताता है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम थे ना कि तैमूर लंग, यह जो कि अपने आप को चंगेज खां का वंशज बताता है। अरे चंगेज खां वही जो बड़ा खतरनाक था, चंगेज खां, उसी का जो है कि ये कहता है कि मैं उसी का वंशज हूँ। तैमूर लंग पैर से लंगड़ा था। यह जब जब दिल्ली पे आक्रमण करता है तो उस समय जो है कि यहाँ का शासक जो है कि नासिरुद्दीन, सॉरी, ठीक है, यह आक्रमण करता है और जो है कि 14 दिनों तक जो है कि दिल्ली में इसने कोहराम मचाया था, लूटपाट जो है कि 14 दिनों तक जो है कि तैमूर लंग करता है। आप देखिए यहाँ इसकी जो उपाधियां थी पूछी जाती है कि इसे सल्तनत का अकबर कहा जाता है, सल्तनत का जो कि जय सिंह, सैयद उल सलातीन, भवन निर्माताओं का राजा, ठीक। ऐसा क्यों कहा जाता है भवन निर्माताओं का राजा भाई? क्योंकि इसने हमने हमने आपको शायद नहीं बताया होगा तो आप सुन लीजिएगा। इसने जो है कि लगभग 300 नगरों को इसने बसाया था। उसमें से आपका जौनपुर था, जिससे हम लोग जौनपुर को सिराज हिंद जो कि जौना खां की याद में जो कि जौनपुर को बसाया था। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जो कि यह शहर जो है कि कौन बसाता है तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसमें से एक जो है कि प्रश्न बनता है कि जौनपुर को किसने बसाया था तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक। फिरोज शाह तुगलक जिससे हम लोग सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि भवन निर्माताओं का राजा। इसके पिता रजत, ये जो है कि आप देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक।
खुम्स, खराज, जकात, जजिया, यह जो कि 4 टैक्स को लागू किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यह जो कि फिरोज शाह तुगलक भी खत्म हो गए। जो अब अगला वंश चलेगा हमारा सैयद वंश। सैयद वंश पर हम लोग जब चर्चा करेंगे तो अगले जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्लास चलेगा वह है आपका सैयद वंश। सैयद वंश में हम लोग देखेंगे खिजर खां। खिजर खां जो कि दौलत खां लोधी को हटाकर जो है कि खिजर खां जो है कि बैठेगा गद्दी पे और सैयद वंश का जो है कि वह स्थापित कर देगा, नया वंश चले जाएगा। तो यह जो कि हमने 3-4 जो कि भाग में तुगलक वंश को जो है कि कंप्लीट कर लिया। यदि आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर जो है कि वो हमारी जो पिछली जो क्लास चली थी आप जाकर उसको देख सकते हैं। और उसमें मैंने बेहतरीन आपको इतने अच्छे ढंग से जो है कि सारे मैटर मैंने आपको उसमें दे दिया है। आप उसको 2-3 बार में यदि देख लेंगे ना तो पक्का जो है कि उससे बाहर नहीं आएगा।